नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैवल्य द विजडम में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे थे, आपका जो सेशन चल रहा था, करंट अफेयर का सेशन चल रहा था, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज से अपना डेली करंट अफेयर की क्लासेस है। और हमने जो करंट अफेयर की क्लासेस हैं उनमें क्या करा है, करंट अफेयर की क्लासेस के साथ साथ ट्रेडिशनल यानी कि जो स्टैटिक्स पोर्शन है और उसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर यानी कि जो पिछले सालों में क्या क्या करंट से रिलेटेड आए हैं प्लस स्टैटिक्स से रिलेटेड आए हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है, तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान तोलना बाकी है। तो चलते हैं, जैसे कि हमने पोर्शन लिया है प्राचीन काल से यानी कि प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए इस नदी का प्राचीन नाम क्या था। या प्राचीन नदी की कोई नदी पूछ ले और उससे पूछ ले कि इस प्राचीन नदी का आधुनिक नाम क्या है। तो देखते हैं, जैसे कि आपने देखा है पहला परशुनी नदी, जो परशुनी नदी थी, तो परशुनी नदी को आधुनिक नाम क्या है मेरे भाई? रावी नदी है। क्या है? रावी नदी। जैसे शत्रुदी नदी, शत्रु नदी का आधुनिक नाम क्या है? सतलज नदी। और आस्कानी नदी जो कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसका क्या नाम था? चिनाब था। यानी कि चिनाब नदी को प्राचीन काल में क्या बोला जाता था? अस्कानी बोला जाता था। आपसे पूछ ले बिस्ता का आधुनिक नाम क्या है, तो झेलम। या आपसे पूछ ले कि जो झेलम नदी है उसको अब प्राचीन भाषा में हम क्या नाम से जानते थे? किस नाम से जानते थे? बिस्ता के नाम से जानते थे। आपसे पूछ ले सिंधु नदी का आधुनिक नाम क्या है, तो क्या है मेरे भाई? इंडस है। आपसे पूछ ले विपाशा का, विपाशा का क्या है? ब्यास है। आपसे पूछ ले गोमती का, तो क्या है मेरे भाई? गोमत है। आपसे पूछ ले कुंभ, कई बार पेपर में पूछा गया कुंभ, तो इसका क्या आधुनिक नाम क्या है? काबुल है। सदानीर, ये भी कई बार पूछा गया, सदानीर का क्या नाम है मेरे भाई? गंडक है। और कुमुक का क्या नाम है? कुर्रम है। तो ये कई बार आपसे पूछा जाता है। आगे देखेंगे, आपसे देखते हैं उत्तर वैदिक काल में राज्य के उच्च अधिकारी कौन थे या रत्नी किसे कहते थे। जो आपने देखा होगा, जो आपने उत्तर वैदिक काल पढ़ा होगा, उत्तर वैदिक काल में कुछ अधिकारी ऐसे होते थे, उन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आज जिले का जो अधिकारी होता है उसे क्या बोलते हैं? जिलाधिकारी। जो टोटल जिले को संभालता है, तहसील को जो संभालता है उसे क्या बोलते हैं? तहसीलदार बोलते हैं। ऐसे ही उत्तर वैदिक काल में आपसे पूछ ले कि उनके पदाधिकारी और उनका क्या अर्थ था। जैसे आपसे पूछ ले सेनानी जो होता था उसे क्या बोला जाता था मेरे भाई? सेनापति बोला जाता था। गोभिकर्तन को क्या बोलता था? जो जंगल विभाग का प्रधान होता था, जो जंगल का अधिकारी होता था, उसे क्या बोलते थे? गोभिकर्तन बोलते थे। और सूत किसको कहा जाता था? जो राजा का रथ चलाता था, तो उसको क्या बोला जाता था? सूत बोला जाता था। पालागल किसे बोला जाता है? एक क्वेश्चन में पूछा गया है, तो पालागल का मतलब क्या था? विदूषक। ग्रामीण गांव का मुखिया, जैसे आपने देखा होगा, आज गांव के प्रधान को क्या बोलते हैं? गांव का मुखिया। तो सीधा सीधा जो ग्रामीण ग्रामीणिकता उसे क्या बोला जाता था? गांव का मुखिया। महिषी को क्या बोला जाता था? मुख्य रानी। जैसे बहुत सारे राजा हैं, उनकी जो मेन रानी थी, तो उसको क्या बोला जाता था? महिषी। बागधुस को क्या बोला जाता था? कर संग्रहकर्ता। पुरोहित, जो पूजा पाठ करते हैं, जैसे आज जो पूजा पाठ करते हैं उनको पंडित जी कहते हैं। तो सेम क्या था? जो पुरोहित होता था उनका कार्य क्या था? धार्मिक कीर्तन करने का कार्य। अच्छा बात, तो उसका मतलब था पासे के खेल में रहने में सहयोग करना। युवराज को क्या बोलते थे? यानी कि जो राजकुमार होता था उसे यमराज बोलते थे। छता को क्या बोला जाता था? प्रतिहारी बोला जाता। और संग्रहिता, कई बार पूछा गया है, संग्रहिता किसे कहते हैं या संग्रहिता किसका नाम है? तो मेरे भाई क्या था? ये कोषा अध्यक्ष था, जिसे बोलते हैं अकाउंटेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आपसे एक ज्योग्राफी का है कि भारत के प्रमुख चैनल या जल संधि। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है। आपसे पूछ ले मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन कौन सी जल संधि या जल डमरू है। तो उन्हीं को देखते हैं। जो 8 डिग्री चैनल है, तो मेरे भाई वो किस किस को जोड़ता है? मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है। और 9 डिग्री चैनल किस किस को जोड़ता है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। और 6 डिग्री चैनल जो कि पेपर में पूछा जाता है, ग्रेट निकोबार और सुमुत्रा के मध्य है। और 10 डिग्री चैनल क्या है मेरे भाई? लघु अंडमान और कार निकोबर के मध्य है। ग्रेट चैनल किसके मध्य है मेरे भाई? यानी कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी है? पाक जल संधि। जैसे कि आप देखेंगे, ये श्रीलंका और ये वाली जो जल संधि है, तो इसे क्या के नाम से जानते हैं? पाक जलडमरू के नाम से जानते हैं। और आपसे पूछ ले कोको जल संधि कौन सी है या किन किन देशों के बीच है, किन कहां कहां है, तो आपसे सीधा सीधा अंडमान और कोको द्वीप। अंडमान कहां पड़ता है मेरे भाई? भारत में। और कोको द्वीप कहां पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। आगे देखते हैं अपनी। आपसे पूछा जाता है कि कोई पर्वत दे देगा और उसके पूछ लेगा कि इसकी शीर्ष चोटी कौन सी, एक क्वेश्चन आपसे यहां से बनता ही है।
तो आपसे पूछ ले मेका अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मेरे भाई? गुरु शिखर है। आपसे पूछे मेकाल की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? अमरकंट है। विध्यान की कौन सी है? यानी कि कलमुरा और कलुम्बे चोटी है, गुडविल भी कहते हैं। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मेरे भाई? पारसनाथ हिल चोटी है। ये भी पेपर में पूछा जाता है। सतपुड़ा चोटी धूपगढ़ की है। शिलोंग पठार की कौन सी है मेरे भाई? नौकरीक चोटी है। उत्तरी सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट की कौन सी है? काल सुबाही चोटी है। आपसे पूछ ले नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मेरे भाई? दोदा बेटा है। आपसे पूछ ले अन्नामलाई पर्वत की कौन सी चोटी है सबसे ऊंची? तो अन्नाई मुडी है। आपसे पूछ ले यानी कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की कौन सी है मेरे भाई? महेंद्रगिरी चोटी है। अब देखेंगे जो चर्चा में रहा है, न्यूज को समझते हैं। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 को प्रस्तुत करते हुए भारतीय वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश को प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए अपने व्यावसायिक भागीदारियों के साथ द्विपक्षीय निवेश साझियों पर क्या करेगा? बातचीत करेगा। क्या करेगा? अपने उस पर बातचीत करेगा। अब देखेंगे कि डेली जो करंट्स है, तो आपसे अगला जो चर्चा में रहा है, इसरो ने मौसम पूर्वानुमान उपग्रह INSAT 3DS को सफलतापूर्वक क्या किया है मेरे भाई? लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया है। आगे देखेंगे, आगे है इसरो ने मौसम पूर्वानुमान उपग्रह निष्ठा 3D को सफलतापूर्वक क्या किया है? लॉन्च किया है। अब देखेंगे वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंस ऑफ पार्टीज की 14वीं बैठक हुई है। आपसे पूछ ले कि कौन सी बैठक हुई है मेरे भाई? 14वीं बैठक हुई है। अब देखेंगे लोक लेखा समिति ने न्यू सर्विस NS और न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस NIS रिपोर्टिंग के लिए वित्तीय सीमा में वृद्धि हेतु क्या दी गई है? मंजूरी दी है। आगे है केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य विभाग यानी कि FCI की अधिकृत पूंजी बढ़ाकर 10,000 करोड़ से कितनी कर दी है? 21,000 करोड़ कर दी है। आगे देखेंगे भारत के परमाणु विभाग ने प्रोटो इंप्रूवमेंट प्लान PIP सेकंड परियोजना में योगदान के लिए निर्माण चरण शुरू कर दिया है। आगे देखेंगे प्रकलन समिति ने अपनी 26वीं रिपोर्ट की सिफारिश पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आगे देखेंगे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण की सक्रियता की वजह से उसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 26.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कृषि का क्या हुआ है? निर्यात हुआ है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका कितना रहा है? निर्यात रहा है। कितना रहा है? 26.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के को उनकी पुण्यतिथि को क्या दी गई है? श्रद्धांजलि दी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने उधमपुर जिले के लिए आरोग्य डॉक्टर ऑन वॉल्स पहल की क्या की है? शुरुआत की है। आपसे पूछ ले ये पहल जो की गई है कहां पर की गई है मेरे भाई? जम्मू कश्मीर में की गई है। आगे देखेंगे, अब देखते हैं कि डेली आपको क्या है 10 से क्वेश्चन कराने हैं। जो जो पॉइंट आपको क्या रहे मेरे भाई चर्चा में रहे उनको देखते हैं। अब समझते हैं भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? तो मेरे भाई कौन सी बैठक आयोजित की गई है? तो 9वीं बैठक आयोजित की गई है। अब सबसे पहले समझते हैं ये 9वीं बैठक की गई थी, ये 2014 में स्थापित INYAS भारत में युवा वैज्ञानिकों को एकमात्र मान्यता प्राप्त क्या है? अकादमी है। अब समझते हैं कि ये क्या है मेरे भाई? 2014 में स्थापित INYAS भारत में युवा वैज्ञानिकों के लिए एकमात्र मान्यता प्राप्त एकेडमी है। अब समझते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR क्या है। आपसे पेपर पूछ ले कि CSIR के बारे में बताइए। अब बात करते हैं जो CSIR है, सीधा सीधा बोला जाता है इसका पूरा नाम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अब ये जो है भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विज्ञान संगठन है। क्या है मेरे भाई? भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विज्ञान संगठन है। क्या है? विज्ञान संगठन है। आपसे यही पूछ ली जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो मेरे भाई स्थापना कब हुई थी? 1942 में। आपसे पूछ ले CSIR का हेडक्वार्टर क्या है, तो मेरे भाई इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में है। अब समझते हैं कि CSIR के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है कौन सा दिया जाता है मेरे भाई? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? शांति
स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखते हैं हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसको दिया गया था? हाल ही में क्या दिया गया मेरे भाई? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं कि किन किन व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इनमें क्या थे? दो व्यक्ति थे मेरे भाई। कौन कौन थे? रामभद्राचार्य और गुलजार, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, बोथ यानी कि दोनों है। आप समझते हैं कि जो रामभद्राचार्य थे उनको किस में दिया गया? संस्कृत के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? संस्कृत के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? संस्कृत के लिए दिया गया है। और जो गुलजार है वो क्या है मेरे भाई? उर्दू कवि है। कौन है? उर्दू कवि है। अब आपसे पूछ ले, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है अभी तक, ठीक है ना, संस्कृत के क्षेत्र में कितनों को दिया जा चुका है और उर्दू के क्षेत्र में कितनों को दिया जा चुका है? तो मेरे भाई संस्कृत के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को दिया जा चुका है और उर्दू के क्षेत्र में 5 व्यक्तियों को क्या दिया जा चुका है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। अब समझते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है। तो मेरे भाई सबसे पहले समझते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब सबसे पहले समझते हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे किसके लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है मेरे भाई? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आपसे यही पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? 1961 में हुई थी। आपसे पूछ ले कि इसमें पहली बार पुरस्कार कब दिया गया? पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया था? तो मेरे भाई कब दिया गया था? 1965 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1965 में दिया गया था। ये किन किन भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो मेरे भाई अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए दिया जाता है। किस किस के लिए? अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं। किसके लिए दिया जाता है? अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए। आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या ये मरने के बाद दिया जाता है या मरण उपरांत दिया जाता है? तो मेरे भाई जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कभी मरणोपरांत नहीं दिया जाता, मरने के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता। और ये सर्वोच्च यानी कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? सर्वोच्च है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी देखेंगे कि आपसे पेपर में पूछा गया, करंट का क्वेश्चन था, हैजा के रोकथाम के लिए भारत के किस देश ने सहायता किया? यानी कि हैजा के रोकथाम के लिए भारत ने किस देश की सहायता की है? तो मेरे भाई किसकी की है? जाम्बिया की है। किसकी की है? जाम्बिया की है। ये क्या है? करंट का क्वेश्चन है। अब वहीं से आपसे पूछ ले कि किसकी की है? जाम्बिया की है। वहीं आपसे पूछ ले कि जो हैजा रोग है वो किसके कारण होता है? अब समझते हैं कि अब हैजा रोग किसके कारण होता है। और इसी से पहले एक पॉइंट को समझते हैं कि हमारे पास जाम्बिया देश की हम सहायता कर रहे हैं, तो वो किस किस के लिए कर रहे हैं? तो इसमें हम क्या देंगे? क्लोरीन की टैबलेट देंगे और ओआरएस पाउडर देंगे। क्या देंगे? क्लोरीन टैबलेट और ओआरएस। क्या देंगे? ओआरएस देंगे। ठीक है। अब वहीं पर बात करते हैं कि जो हैजा है, हैजा किस कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है या विषाणु के कारण होता है? तो मेरे भाई जो हैजा है, अब समझते हैं जो हैजा रोग है, हैजा किसके कारण होता है? तो मेरे भाई हैजा जो होता है ये क्या है? तीव्र, क्या है मेरे भाई? ये तीव्र डायरिया संक्रमण है। क्या है? तीव्र डायरिया संक्रमण है। क्या है? तीव्र डायरिया संक्रमण है। अब बात करते हैं कि ये किस जीवाणु के, ये किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। और किस जीवाणु के कारण होता है? तो मेरे भाई एक जीवाणु है जिसको बोलते हैं विब्रियो जीवाणु। क्या है मेरे भाई उसका नाम? विब्रियो जीवाणु के कारण होता है। और ये किस किस से होता है? ये दूषित पानी और भोजन से होता है। किससे होता है? दूषित पानी और भोजन से होता है। किससे होता है? दूषित पानी और भोजन से होता है। किस किस से होता है? दूषित पानी और भोजन से होता है। यहीं आपसे पूछ ले जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पेपर में पूछा जाता है, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। क्योंकि हमको पढ़ना क्या? करंट, सिर्फ करंट ही नहीं पढ़नी, करंट के साथ क्या पढ़ना है? ट्रेडिशनल, यानी कि करंट के साथ स्टैटिक्स पोर्शन क्या है। अब आपसे पूछ ले यहीं कि जीवाणु के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है। तो बात करते हैं जीवाणु के कारण होने वाले रोग। सबसे पहले बात करते हैं कि जीवाणु के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। तो मेरे भाई कौन कौन से होते हैं? जिसे आप बोलते हैं टीबी या
क्षय रोग। क्या होता है? टीबी या क्षय रोग भी किसके कारण होते हैं? जीवाणु के। और कुष्ठ रोग भी किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग भी जीवाणु के कारण होता है। और जो टाइफाइड है, टाइफाइड भी किसके कारण होता है? टाइफाइड रोग भी जीवाणु के कारण होता है। और आपसे पूछ ले एथेक्स भी किसके कारण होता है? जो एथेक्स है, एथेक्स भी किसके कारण होता है मेरे भाई? जीवाणु के कारण होता है। एक रोग है जिससे बोलते हैं सिफिलिस रोग, और सिफिलिस रोग भी किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। दूसरा रोग कौन सा है? सिफिलिस। कौन सा रोग? सिफिलिस रोग। आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो सिफिलिस रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। अब देखेंगे बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियन 2024 कहां आयोजित किए गए? तो मेरे भाई जो बैडमिंटन था, जो बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियन 2024 कहां पर आयोजित किए गए थे? मलेशिया में आयोजित किए गए थे। कहां पर किए गए थे? मलेशिया में आयोजित किए गए थे। कब से कब तक किए गए थे? 13 से लेके 18 फरवरी तक किए गए थे। कब से कब तक? 13 फेब से 18 फरवरी तक किए गए थे। कब तक किए गए थे? 13 फरवरी से 18 फरवरी तक। और मेरे भाई इसमें पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें से भारत को स्वर्ण पदक मिला है। इसमें क्या मिला है? भारत को क्या मिला है? स्वर्ण पदक। क्या मिला है? पहली बार स्वर्ण पदक मिला है। कौन सा मिला है? पहली बार। क्या मिला है? पहली बार इसको क्या मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। अब बात करते हैं इससे पहले कौन कौन से पदक मिले थे। इसमें बैडमिंटन के लिए 2 बार पदक मिला है। कौन सा? कौन मेरे भाई? कांस्य पदक एक 2016 में मिले थे और 2020 में मिले थे। 2016 में भी कौन सा मिला था? कांस्य पदक मिला है। और 2020 में भी कौन सा मिला है? कांस्य पदक मिला है। तो अब याद रहेगा आपको कि 2016 में कांस्य पदक, 2020 में कौन सा? कांस्य पदक। और भारत में पहली बार बैडमिंटन के लिए क्या मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है श्रम, बस और कौशल विकास पर स्थायी समिति ने जूट उद्योग के विकास और संवर्धन की कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो मेरे भाई कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तड़ेपनवी रिपोर्ट जारी की गई है। अब बात करते हैं कि ये जूट के बारे में क्या की गई? रिपोर्ट जारी की गई है। अब बात करते हैं कि जूट जो है कहां का उद्योग है, या भारत में इसका कितना क्षेत्रफल है, या पूरे विश्व का देखा जाए तो इसमें कितना योगदान रहता है। अब बात करते हैं जो जूट है ना हमारा भाई, वो जूट क्या है? पूर्वी क्षेत्र। और पूर्वी क्षेत्र में कहां पर मेरे भाई जूट जो मिलता है? पूर्वी क्षेत्र में मिलता है। कहां मिलता है? पूर्वी क्षेत्र। और पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए तो देखेंगे ये कौन सा एरिया पड़ता है? पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये मेरे भाई क्या होता है? दक्षिण। और पूर्वी क्षेत्र में जो पश्चिम बंगाल है, कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में क्या है मेरे भाई? सर्वाधिक जूट के उद्योग हैं। अब बात करते हैं, आपसे पूछ ले, यानी कि आपसे पूछ ले गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जानते हैं? तो जूट है, जूट को एक नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं गोल्डन फाइबर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट को क्या कहते हैं? यानी कि गोल्डन फाइबर कहते हैं। अब बात करें कि विश्व के टोटल उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कितना योगदान है? तो मेरे भाई भारत का कितना योगदान है? 70% भारत का योगदान है। तो बात करें कि भारत का जो योगदान है, भारत का योगदान, तो टोटल उत्पादन का 70%। विश्व मान लेते हैं, विश्व में 100% जूट हो रहा है, तो उसमें से 70% जूट क्या हो रहा है? भारत में होता है। अब बात करें कि पेपर में पूछ ले जाए कि जूट के उत्पादन में विश्व भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो मेरे भाई जूट के स्थान में, जूट में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है मेरे भाई? प्रथम स्थान है। अब बात करते हैं कि प्रथम स्थान किसका है? भारत का। दूसरा स्थान किसका है? बांग्लादेश का। तीसरा किसका है? चाइना का। पहला स्थान किसका है? फर्स्ट स्थान भारत का, दूसरा बांग्लादेश का, और मेरे भाई तीसरा किसका है? चीन का है। किसका है? चीन का है। अब बात करते हैं, पेपर पूछ ले जाए कि भारत में जूट के कितने मिल हैं? तो मेरे भाई भारत में जो जूट के मिल हैं, अब बात करते हैं कि भारत में जूट के मिल, आपसे पेपर पूछ ले जाए भारत में जूट के टोटल मिल कितने हैं? तो मेरे भाई कितने हैं टोटल मिल? 108 मिल हैं। कितने हैं? 108 मिल हैं, जिसमें से अकेले ही पश्चिम बंगाल में कितने हैं? 79 अकेले ही कहां पर हैं? पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है मेरे भाई? पश्चिम बंगाल में अकेले ही कितने हैं? 79 जूट हैं। ये क्या है? उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला रहा है, अभी देखेंगे परुबेला उत्सव। कौन सा उत्सव मेरे भाई?
परुबेला उत्सव को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। यह उत्सव कौन सा, यह उत्सव कहां मनाया जाता है? तो मेरे भाई ये उत्सव कहां मनाया जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि ये उत्सव कहां मनाया जाता है। तो मेरे भाई कहां पर मनाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अब बात करते हैं जो परुबेत उत्सव है, ये परुबेत उत्सव कहां मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। और ये परुबेला लिखा है, ये परुबेता है। कौन सा है मेरे भाई? परुबेता है। अब इसे जो बोला जाता है शिकार करने की नकल का उत्सव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? शिकार करने की नकल का उत्सव कहते हैं। क्या कहते हैं? शिकार करने की नकल का उत्सव भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? शिकार करने की नकल का उत्सव। और ये मेरे भाई हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के अवसर मनाया जाता है। अब बात करते हैं ये कितने दिन चलता है? तो मेरे भाई 40 से 45 दिन चलता है। कितने दिन चलता है मेरे भाई? 40 से 45 दिन चलता है। अब बात करते हैं कि ये सबसे पहले इसका जो प्रारंभ होता है, ये प्रारंभ कहां पर होता है? तो मेरे भाई आंध्र प्रदेश का एक मंदिर है जिसे बोलते हैं अहो बिलम मंदिर। कौन सा है? अहो बिलम मंदिर है, जो किसके हैं? किसका मंदिर है? स्वामी नरसिन्हा। किसका है? नरसिन्हा मंदिर है। क्या है मेरे भाई? ये यानी कि अहो बिलम मंदिर है। और किसका है? किसके नाम से जाना जाता है इसे? नरसिन्हा स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखेंगे बहुत ज्यादा है कि हाल ही में चर्चा में रहा रोडामाइन बी क्या है, क्योंकि इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रोडामाइन बी क्या है। तो आपसे पूछा जाता है कि ये कार्बनिक क्लोराइड सॉल्ट है या अकार्बनिक पदार्थ है या कैंसर की थेरेपी है या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई ये क्या है? कार्बनिक क्लोराइड सॉल्ट है। क्या है? कार्बनिक क्लोराइड सॉल्ट है। अब बात करते हैं कि चर्चा में क्यों रहा है। आपने देखा होगा जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में एक चीज बहुत ज्यादा बिकते हैं जिसे बोलते हैं कॉटन कैडी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कॉटन कैडी। क्या बोलते हैं? कॉटन कैडी। अब जो कॉटन कैडी है, उस कॉटन कैडी पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? कॉटन कैडी पर प्रतिबंध लगा दिया है। और जिसमें से जो यानी कि कॉटन कैडी है, और इसमें यह बताया गया कि जो कॉटन कैडी है ना, इसमें क्या पाया जा रहा है? रोडामाइन बी का पता चला है। किसका पता पड़ा है? कॉटन कैडी में रोडामाइन बी का पता पड़ा है। किसका पता पड़ा मेरे भाई? रोडामाइन बी का पता पड़ा है। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। जो इसका उपयोग किया जाता है वस्त्र में, पेपर में, चमड़ा में, उसकी जो कॉलरिंग होती है ना, जो साइड वाली कॉलरिंग होती है, उस एजेंट के रूप में क्या करता है? ये रोडामाइन बी काम करता है। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत ने माइग्रेशन एवं मोबिलिटी एग्रीमेंट पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो मेरे भाई किसके साथ किए हैं? ताइवान के साथ। आखिर ये चर्चा में क्यों रहा है ताइवान के साथ ये जो किए गए हैं? तो आपने देखा होगा जो भारतीय कामगार हैं या कारीगर हैं, तो उनको कहां पर रोजगार दिया जा रहा है? ताइवान में रोजगार दिया जा रहा है। कहां पर दिया जा रहा है? ताइवान में रोजगार दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ताइवान की जो कंपनी है ना, ताइवान की कंपनी ने भारत में $4 बिलियन का क्या करा है? निवेश किया है। आपसे पेपर में पूछ ले कितने का क्या है? $4 बिलियन का निवेश किया है। किसका किया है मेरे भाई? $4 बिलियन का इसमें क्या किया है? निवेश किया है। और ये जो निवेश किया है ना भारत में, किन किन क्षेत्रों में क्या गया है? ये मशीनरी के क्षेत्र में क्या गया है? फुटवियर के क्षेत्र में क्या है? ऑटोमोबाइल घटक के रूप में क्या है? और आईटी यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसका क्या किया गया है? निवेश किया गया। पेपर में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि कितने बिलियन का डॉलर का निवेश किया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से है। और आपसे पूछ ले किस देश के साथ वो क्या है मेरे भाई? किसके साथ साइन किए हैं? तो ताइवान के साथ किए हैं। अगला देखेंगे, अगला है हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस में से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन सा है? तो मेरे भाई कौन सा है? रक्षा मंत्रालय। कौन सा है? रक्षा मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया था या पूछा जाए, हाल ही में वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को
प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना किसने प्रारंभ की? तो मेरे भाई जो वन मित्र योजना है, तो कहां की योजना है? हरियाणा की योजना है। कहां की है ये? हरियाणा की योजना है। अब देखते हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कहने का सिद्धांत क्या है, आपको करंट के साथ स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स को भी हमने क्या करा है, आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी चारों को एक साथ कवर करा के, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि आपने पॉलिटिकल पढ़ रखी है, हिस्ट्री पढ़ रखी है, ताकि इन सभी टॉपिक्स का क्या हो जाए, आपका साथ के साथ रिवीजन हो जाए। आपसे पूछ ले स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल को समझते हैं कि आपसे पूछ ले जवाहरलाल नेहरू, तो क्या थे इसके? राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले के सदस्य थे। वल्लभ भाई पटेल किसके सदस्य थे? गृह, सूचना और प्रसारण राज्यों के मामलों में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? खाद्य और कृषि मंत्रालय। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को कौन सा दिया था मेरे भाई? शिक्षा मंत्रालय। जॉन मथाई, रेलवे में पूछा गया है, जॉन मथाई को कौन सा दिया गया था? रेलवे और परिवहन। और जो श्रम विभाग है, श्रम विभाग को किसको दिया गया था? जगजीवन राम को दिया था। सरदार बलदेव सिंह, तो कौन सा मंत्रालय मेरे भाई? रक्षा मंत्रालय। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? विधिक यानी कि विधि। राजकुमारी अमृत कौर कौन सा था? यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय। सी एम भाभा, इनको कौन सा दिया गया था? वाणिज्य मंत्रालय। रफी अहमद किदवाई को कौन सा दिया गया था मेरे भाई? संचार मंत्रालय। श्याम प्रसाद मुखर्जी, इनको कौन सा दिया था? उद्योग और आपूर्ति विभाग। बी एन गाडगिल को कौन सा मंत्रालय था? खाद कार्य, खान और ऊर्जा मंत्रालय। तो और आपके पास आर के चेट्टी, आर के चेट्टी को कौन सा दिया गया था मेरे भाई? वित्त मंत्रालय दिया गया था। अब देखते हैं संविधान सभा में महिलाएं, आपसे पेपर में कई बार पूछी जाती हैं। जो संविधान सभा थी उसमें कितनी महिलाएं थी? तो मेरे भाई कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। आपको विकल्प में इस हिसाब से पूछ लेगा, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सी महिला संविधान सभा में नहीं थी? तो मेरे भाई संविधान सभा की महिला कौन कौन सी थी? बेलायुद्दीन थी, हंसा जीवाराज मेहता थी, अमृत कौर थी जो कि यूपीपीसीएस में पूछा गया था, अमूम स्वामीनाथन थी, बेगम हजाज रसूल थी, दुर्गाबाई देशमुख थी, कमला चौधरी थी, लीला राय थी, मालती चौधरी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, रेणुका राय थी, सरोजिनी नायडू थी, सुचिता कृपलानी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी और एनी बेसेंट थी। ठीक है, आगे देखेंगे रिजर्व बैंक में मौद्रिक नीति के उपकरण। आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में आपसे पूछ लेता है, निम्नलिखित में से बताइए ये आपका जो आरबीआई है या रिजर्व बैंक है, ये मात्रात्मक उपकरण कौन कौन से हैं और गुणात्मक उपकरण कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं जो मात्रात्मक उपकरण है, तो उनमें कौन सा है? रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर, और संवादित चल निधि अनुपात, बैंक दर और खुले बाजार की क्रियाएं क्या है मेरे भाई? ये आरबीआई की मात्रात्मक उपकरण है। अब गुणात्मक उपकरण की बात करें तो इसमें 3 उपकरण मेन आते हैं, जो कि आता है सीमांत आवश्यकताएं, साख की राशि और नैतिक प्रभाव। ये क्या है मेरे भाई? इनके प्रमुख वो हैं आरबीआई के गुणात्मक। अब देखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नए सेशन के साथ। ठीक है।